नमस्कार बच्चों, मैं बीए प्रथम वर्ष के बच्चों को तौलिया एकांकी पढ़ा रही हूँ। बेटा, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि ये जो आपका पाठ्यक्रम में तौलिया एकांकी है, ये उपेन्द्र नाथ अश्क की कृति है। तो जैसे कि मैं आपको बराबर बता रही हूँ कि मधु और बसंत के बीच में वार्तालाप चल रहा है, और जब बसंत कहते हो कि मधु कहती है कुत्ता भी बैठता है तो दुम हिलाकर बैठता है, आदमी स्वभाव से ही सफाई पसंद है, मुझे गंदे लोगों से सख्त घृणा है। बार बार वो इस बात की दुआई देती है। मधु बसंत के समकक्ष बराबर कहती है कि मैं जो हूँ स्वच्छता पर विश्वास करती हूँ, और एक उदाहरण वो प्रस्तुत करती है। और उदाहरण किसका प्रस्तुत करती है? वो कुत्ते का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहती है कि यदि कुत्ता भी धरती पर बैठता है तो पहले वो अपनी जगह को साफ कर देता है। अब मुझे तो गंदगी से बहुत सख्त नफरत है। बसंत, घृणा घृणा यही तो मैं कहता हूँ। तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, मेरे मित्रों से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। मधु का पति बसंत मधु की बात को बड़े तार्किक ढंग से काटते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे से घृणा है, मेरे लोगों से घृणा है, मेरी वस्तुओं से घृणा है। तो निश्चित रूप से मधु सुनती है और बड़े व्यंग्यात्मक हंसी में हंसती है, या आप कह सकते हैं बसंत तुम्हें मेरी हर एक बात से घृणा है, मेरे खाने पीने से, उठने बैठने से, हंसने बोलने से। मैं जब हंसता हूँ खुल कर हंसता हूँ, इसलिए ऊशिया निमो। मधु, स्वेटर को फेंक कर आपने फिर ऊशिया निमो की कथा छेड़ी। मुझे हंसना बुरा नहीं लगता, पर समय कुसमय का भी ध्यान होना चाहिए। उस दिन पार्टी में आते ही ऊशी ने मेरे कान पर चुटकी ले लिया, निमो ने मेरी आंख बंद कर ली। कोई समय था उस तरह हंसी मजाक का? मुझे हंसी मजाक से घृणा नहीं, बदतमीजी से घृणा है। मधु जो है थोड़ी सी अभिजात वर्ग की है, और वो एलिट क्लास की होने के कारण जो बसंत है वो एक साधारण आम जनजीवन से प्रभावित व्यक्तित्व है। तो इन दोनों की आपस में जो है बहुत अधिक तनाव और तकरार चलती रहती है। मधु का मानना है पहले सिरे की बदतमीजी है कि मदन की वर्षगांठ के दिन वे सब आए। निमो इतनी चंचल है, पर वह तो बैठ गई और एक और नवाबजादी सैंडल समेत आ बैठी मेरे सामने टांगे पसारे, और वह उसके गंदे सैंडल मेरी साड़ी से बिल्कुल समीप आ गए। आप इस बदतमीजी का शौक से पसंद करें, मैं तो इसे हरगिज पसंद नहीं कर सकती। जिसे उठने बैठने बोलने का सलीका नहीं, उसे मनुष्य क्या पशु है। तो इस बात को वो मधु स्वीकार नहीं करती कि उसका मानना है कि ग्रूमिंग होनी चाहिए, हाउ टू सिट, हाउ टू बैठ, हाउ टू ईट। व्यक्ति को सलीकेदार होना चाहिए। बसंत, पशु तो तुम मुझे पशु समझती हो, क्योंकि उसने कहा जिसको ये सलीके नहीं है वो पशु तुल्य है। तो इस बात का प्रत्युत्तर देता हुआ बसंत कहता है, और क्या कहता है? तुम मनुष्य की सहज भावनाओं को निर्मम वजनाओं की बेड़ियों में बांध कर रखना चाहती हो। यानी मनुष्य की जो स्वाभाविक भावनाएं हैं, वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनको तुम वर्जनाएं कह रही हो। उसकी रूह ही मर जाए, मुझे यह सब पसंद नहीं, इससे तुम मुझसे घृणा करती हो। तुम्हारे इस विशैली हंसी में मैं जानता हूँ कितनी घृणा छिपी है। मुझे डर है कि किसी दिन मैं सचमुच पशु न बन जाऊँ, मैं आक्रामक ना हो जाऊँ। अभी मेरा भी चाहा था कि इस जलील से तौले को उठाकर वाह फेंक दूं, और मेरा जी चाह करता है कि मैं तुम्हारे इस हंसी का गला घोंट दूं। घृणा, तुम मेरी हर बात से घृणा करती हो, मुझे पशु समझती हो। बसंत प्रतिरोध करता है, और वो जानना चाहता है कि तुम मुझे पशु कह रही हो, तो मैं ऐसा भी हो सकता है कि मैं पशु वृत्ति को धारण करके कुछ अनिष्ट न कर बैठूं। मधु, स्वेटर उठाते हुए भरे गले से आप नाक इस बात को अपनी ओर ले जाते हैं। अपनी कल्पना से मेरे मन में बातें देखते हैं, और स्वप्न में भी नहीं सोचती। मुझे आपसे घृणा है या नहीं, इसे मैं ही जानती हूँ, पर आपको मुझसे जरूर घृणा है। आपने मुझसे शादी कर ली, क्यों कर ली यह भी जानती हूँ, लेकिन विवाह के लिए आपका तैयार हो जाना
यह नहीं बताता कि आपको मुझसे घृणा नहीं। इसका गुस्सा चाहे आप मेरी सुरुचि पर निकालें या संस्कृति पर, पहनावों पर, स्वभाव। तुम तो मेरा ख्याल था मैं आपको सुख पहुंचा सकूंगी, आपके आवश्यक जीवन को व्यवस्था सिखा दूंगी, किंतु मैं देखती हूँ कि मेरे सारे प्रयास विफल हैं। आपको इस गंदगी, इस अवस्था में सुख मिलता है। आपको मेरी व्यवस्था, मेरी सफाई बुरी लगती है। मैं आपकी दुनिया में ना रहूँगी, मैं आज ही चली जाऊँगी। और खड़ी होती है, तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। बसंत जल्दी से जाकर चोंगा उठाता है। हेलो 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 जी। मधु नौकरानी जी की आवाज़ देते हुए मंगला स्नान घर की ओर से दरवाजे से आती है। जी बीबी जी, मेरे बिस्तर तैयार करो, मेरा ट्रक इस कमरे में ले आ। बीबी जी आप? मैं जो कहती हूँ उठा ला। मंगला चली जाती है। बसंत जी बहुत अच्छा, कहते हुए चोंगा रख देता और हंसता हुआ आता है। मैं कहता हूँ तुम अपना सामान बांधने की सोच रही हो, पहले मेरा सामान तो ठीक कर दो, मुझे पहली गाड़ी से बनारस जाना है। अभी साहब ने आदेश दिया, अपना सामान बाद में बांधना। हंसता है, पर्दा तत्काल गिरता है। अब देखिए पृष्ठभूमि के रूप में कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। कमरा वही है, सामान भी वही है, सिर्फ अंतर इतना है जहाँ मेज थी वहाँ एक पलंग बिछा है, टेलीफोन उसके सिराने एक तिपाई पर रखा है, मेज ड्रेसिंग टेबल की जगह चली गई है और श्रृंगार की मेज अपनी कुर्सी के दाएं कोने की ओर सरक गई है। पलंग पर मधु लिहाफ घुटनों लिए दीवार के सहारे अनमयस सी आधी लेटी है। कुछ क्षण बाद वह कैलेंडर की ओर देखती है। उसकी दृष्टि का अनुकरण करते मालूम होता है कि जनवरी का महीना है, नया साल चढ़ गया, जिसका मतलब यह है कि मधु को हम 2 महीने बाद देख रहे हैं। बाहर का दरवाजा खुला है, तीखी हवा अंदर आ रही है। लिहाफ को कंघी तक खींचते मधु नौकरानी को आवाज देती है, मंगला मंगला, लेकिन आवाज़ इतनी हल्की है कि शायद मंगला तक नहीं जाती। मधु रजाई लेकर लेट से जाती है। कुछ क्षण बाद मंगला स्वयं आती है। बीबी जी या आप उदास उदास क्यों? लेटे लेटे जरा से उठाकर मंगला, यह किवाड़ बंद कर दे, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। किवाड़ बंद करते हैं। मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने बीबी जी, यूं ही कुछ तबीयत उदास है। मंगला, कोई पत्र आया बाबूजी का? आया था, शायद आजकल में आ जाए तो फिर। विषाद समझ का तबीयत कुछ भारी भारी सी है, शायद सर्दी के कारण। दरवाजे पर दस्तक होती है, जरा उठकर। कौन? दरवाजा तो खोलो मंगला, जरा दरवाजा खोलो। अरे सुनो, चिंती आती है रजाई परे करके। अरे सुनो चिंती, तुम यहाँ कैसे? आज ही सवेरे यहाँ उतरी है। माता जी प्रयाग जा रही थी, सरिता बहन का ख्याल आया कि दिल्ली भी देखते चलें। ठठरी कहाँ हो? कनाट प्लेस में। ठहरी कहाँ हो? कनाट प्लेस में, मलिक चाचा जी के यहाँ। देर से उनका अनुरोध था कि दिल्ली आया करो या दिल्ली आ जाओ। आए तो, और मुझे पत्र तक नहीं लिखा। इतने दिनों से कह रही थी कि दिल्ली आ जाओ, सबसे पहले तुम्ही से मिलने आई हूँ। माला जी कहती हैं कुतुब मीनार। मैंने कहा कुतुब मीनार एक तरफ मधु बहन, एक तरफ मधु ठहाका लगाती और फिर 2 घंटे के मारे मारे फिर रहे हैं तुम्हारी तलाश में। लेकिन पता तो मेरा आचर से भैरव के मंदिर और तांगे वाले ले गया सब्जी मंडी, कहीं 30 हजारी के गिरजे के पास जोर से ठहाका लगाती अपनी बात जारी रखते हुए। तब इन्हें ख्याल आया कि मंदिर तो हनुमान का। फिर नई दिल्ली वापस आई मधु, फिर जोर से हंसती और तब पता चला कि हम लोग तो यूं ही परेशान होते रहे। घर तो तुम्हारा पास ही था। तुम लोग भी कहती हैं, जोर से हंस पड़ती है। इतना हंसना तुम कहाँ से सीख गई? तुम तो थी जन्म से सीढ़ी। अरे भाई साहब ने सिखा दिया इतने जोर से ठहाके लगाना। कहाँ हैं वे? मधु बनारस गए हैं 2 महीने से। यहाँ के फर्म का मैनेजर बीमार पड़ गया था, शायद आजकल से आ जाए। अच्छे तो हैं, अच्छे हैं, मौज में हैं, लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? इधर आ जाओ। बिस्तर पर नौकरानी का आवाज़ देती है मंगला। मंगला सुरो चिंती कुर्सियों पर बैठने लगती हैं।